हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन बांग्लादेश। आप लोग सब इस बात से तो अवगत हैं कि वहाँ के जो इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस वो 4 दिवसीय यात्रा पर जापान गए हैं और जापान में वो जो 30th निके फोरम फ्यूचर ऑफ एशिया उसमें अटेंड करेंगे और साथ में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर टॉप ऑफिस जो लीडर्स हैं उनसे भी उनकी बातचीत होगी। और ये विजिट ऐसे समय पर हो रहा है जब बांग्लादेश इज पासिंग थ्रू ए टफ सिचुएशन, नॉट ओनली एट द पॉलिटिकल फ्रंट बट इवन इकोनॉमिक फ्रंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट। अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफ़ी बदतर हुई है और ख़ास करके जब से इंडिया ने बांग्लादेश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लैंड पोर्ट से इंपोर्ट करना बना पर बैन लगा दी है। तो और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी में एक काफ़ी डिसकंटेंटमेंट उभर के आ रहा है और ख़ास करके जो ये यूनुस रेजिम ये जिस तरह से कह लें कि मोटिवेटेड डिसीजंस ले रहे हैं वेरियस इश्यूज पर, और इसी का रिजल्ट है कि अभी वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी है जसीमुद्दीन, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, कई सारे डिसीजन जो उस पर वो एग्री नहीं कर रहे थे। अब पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो वहाँ स्थिति और भी कह लें कि काफ़ी टुमल्टुअस और काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है क्योंकि अभी तक मोहम्मद यूनुस मोरलेस एक हनीमून पीरियड को एंजॉय कर रहा था और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीएनपी हो या जमात इस्लामी हो या अदर्स जो स्मॉलर पार्टीज हैं, दे वर नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेंशंस एज वेल एज डिसीजन ऑफ द यूनुस रेजिम। लेकिन अब सारी पार्टीज अपने हिसाब से गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके इंटेंशन या उनके रिटोरिक्स स्टेटमेंट्स सबों को क्रिटिकली एग्जामिन करना शुरू। और इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एक मुद्दा जो बांग्लादेश में उभर के आया है वो है इलेक्शन का। वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके जो चीफ हैं अभी एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान, तो बांग्लादेश बीएनपी ने कल ही यानी बुधवार को एक काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ये उम्मीद की जाती कि लाखों लोग पार्टिसिपेट किए। और उसमें उनका जो मेन एजेंडा था वो यही कि भाई द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली होल्ड नेशनल इलेक्शंस एंड द पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन इस मुद्दे पे अभी भी ये जो चीफ एडवाइजर हैं यूनुस, वो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। he is not committing himself to holding elections on a proper और इवन करें ए पर्टिकुलर डेट। वो एक ब्रॉडर देते हैं कि भाई दिसंबर से लेकर के जनवरी जून नेक्स्ट ईयर के बीच में कभी भी इलेक्शन हो सकता है, मैंने वी वॉन्ट स्टे बियॉन्ड जून 2026। लेकिन वो एक कोई टाइमलाइन जो है वो नहीं फिक्स कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर सस्पिशियस। उनको लग रहा है कि यूनुस रेजिम और यूनुस गवर्नमेंट ये समहाउ इट इज इन्वेंटिंग एक्सक्यूजेस टू डिले द इलेक्शंस। अदरवाइज अगर आप लास्ट वीक का जो भी घटनाक्रम है उस पर अगर ध्यान दें तो पहले तो ये र्यूमर था कि भाई मोहम्मद यूनुस इज गोइंग टू रिजाइन, और इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी छपा था कि यूनुस हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रेजिग्नेशन स्पीच। लेकिन उसके बाद उसके जो एडवाइजरी काउंसिल है और उसके कुछ मेंबर्स ने उनको परसुएट कर दिया कि नहीं, आप स्टे करें, यू डोंट गो फॉर रेजिग्नेशन। लेकिन उसके बाद यूनुस के ऑफिस से जो एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने अपनी
3 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है गवर्नमेंट की कि यूनुस गवर्नमेंट के क्या मेजर प्रायोरिटीज है। उसमें फर्स्ट है कि कंप्लीटिंग रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्मिंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और इवन वेरियस डिपार्टमेंट्स, लाइक जैसे लीगल है, एजुकेशनल है, जुडिशियल है, इलेक्टोरल, ऑल टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स को पूरा करना उनका एक पहला जो टॉप प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है कि इंश्योरिंग जस्टिस। इट मीन्स जुलाई अपराइजिंग में जो भी लोग उसके जो विक्टिम्स थे, जिन जिन लोगों की फैमिली सफ़र किया है, उनको जस्टिस देना, और उसके साथ साथ हसीना गवर्नमेंट के जो भी परपिट्रेटर से ये कर ले, और जिन लोगों ने भी उस समय लोगों पे अत्याचार किया उन लोगों को पनिश करना। और थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शंस, यानी अगर उनकी प्रायोरिटी में देखें तो इलेक्शन इट इज़ द लास्ट प्रायोरिटी। दे वांट टू फर्स्ट फोकस ऑन introduction of different types of reforms, then ensuring justice, and finally holding elections. लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट लग रहा है कि यूनुस गवर्नमेंट इज नो मूड, माने बेसिकली ही हैज टेस्टेड द ब्लड, नाउ ही इज एंजॉइंग द प्रिविलेज ऑफ पावर, सो he wants to hang on to power, hold on to power as long as he can, no matter under various pretexts. तो इसीलिए उनके तरफ से इस इशू पर, इलेक्शन के मुद्दे पर देखें कि अभी भी वो बड़ा ही वेग स्टेटमेंट दिया है। इनफैक्ट अगर बाहर आप देखें कि यूनुस की जब बातचीत हो रही थी फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर तारो यासो से, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे हैव बिकम इम्पेशेंट, दे वांट टू कम टू पावर एट द अर्लीस्ट, यानी वो सीधा टारगेट कर रहे हैं वहाँ के जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसको, और इसका मतलब है कि वो अपने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और कहने की वो सत्ता को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं जितना दिन वो कर सके। और इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 2007 में भी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और इंटरिम गवर्नमेंट का एक क्लियर एक कहने की एजेंडा होता है कि टू होल्ड नेशनल इलेक्शंस एंड देन ट्रांसफर द पावर टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन वो गवर्नमेंट भी 2 साल तक रह गई, और उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज उसके अगेंस्ट में एजिटेशन स्टार्ट किए, देन 2009 में इलेक्शन हुआ। मोर और लेस ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो स्मॉलर पार्टीज हैं या बीएनपी, उनको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट भी उसी तरह से डीली टेलिंग टैक्टिस अपना रही है, और डिफरेंट मुद्दे पर ये इस बात को भूल जा रही है कि भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो अपने को इलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर ट्रीट कर रही है। इसीलिए अगर आप देखें कि जो टॉप इनकी विजिट हुई है, ये मोरलेस 10-11 मंथ्स होने जा रहे हैं लास्ट जुलाई से अभी तक, और इसमें ये जो 10-11 महीने हुए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 10 जो फॉरेन विजिट्स मोहम्मद यूनुस की हुई है। और सबसे पहली बात जो विजिट हुई थी यूएस की, उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ लॉन्ग इट विल स्टे इन पावर। इसका मतलब इन सबों को देखने से एकदम एक क्लियर लग रहा है कि until political parties mount pressure on him, he won't hold early elections, क्योंकि उनकी जो टॉप प्रायोरिटी अभी भी अगर आप देखें कोई भी स्टेटमेंट और सब में उनकी टॉप प्रायोरिटी यही है कि भाई वी आर introducing, we are reforming this system, and if the system is not reformed, then it may revert back to authoritarianism, or even the fascist tendencies may crop up again. तो इसलिए हम उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन भाई आप तो इंटरिम गवर्नमेंट हो और आप तो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट का तो इतना रिजिम हो, इतना जो एजेंडा और प्रायोरिटी होती ही नहीं, क्योंकि भाई आप तो इलेक्शन करो और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो रिफॉर्म करेगी, क्योंकि रिफॉर्म करना ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं।
देयर विल बी सब्सटेंशियल चेंजेस इन द सिस्टम। और उसके ऊपर ये आपने ठीक किया कि भाई आपने बहुत सारे जो वर्किंग ग्रुप ये कर दिए, सेटअप किए। अब उनका जो रिकमेंडेशन होगा उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, और फिर पार्लियामेंट में चर्चा होने के बाद जो उस समय की गवर्नमेंट होगी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद, दे विल डिसाइड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दोज रिफॉर्म्स। ये नहीं कि हाँ अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ये सारा अपना डिसीजन ले लेगी कि भाई हमें क्या करना है। भाई आपको तो मैंडेट ही नहीं मिला है तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए ये जो मिस प्रायोरिटीज है और इवन रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रायोरिटीज, दैट इज क्रिएटिंग ए मेजर प्रॉब्लम इन बांग्लादेश। और इस पे अगर आप देखें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, वो उसका डिफरेंट एजेंडा है। जैसे बीएनपी कह रही है कि भाई नहीं, आपको दिसंबर 2025 तक इलेक्शन कराना है। और इनफैक्ट उसके अगर टोन में आप देखें, तारिक रहमान ने जो अपने सपोर्टर्स और पार्टी कैडर्स को जो एड्रेस किया वर्चुअली, तो उसमें उनका कहना है कि दे इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड, यू नो, बिफोर और इवन बाय दिसंबर 2025। उसमें कोई इफ और बट की बात नहीं। अगर यूनुस गवर्नमेंट का यही चलता रहा, डिली डैलिंग टैक्टिस, तो ये आप मान के चलें कि वहाँ की स्थिति और बद से बदतर होगी। वहाँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो अभी इमीडिएट आने से रहा। और दूसरी तरफ इवन जमात इस्लामी जो अभी तक वो भी उसके फेवर में नहीं थी कि इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई नाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, क्योंकि उनको भी अपना फ्यूचर दिख रहा था। लेकिन नाउ दे हैव रियलाइज देयर लिमिटेशंस, और इसीलिए दे आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ होल्डिंग अर्ली इलेक्शंस। उसके जो जमात इस्लामी के जो चीफ हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने 2 डेट मैंने सजेस्ट किया, और उसमें है कि मिड फरवरी 2026 या रमजान के इमीडिएट की बात ये हो। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा ये कहने की इम्पोर्टेंट सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन और रिफॉर्म दोनों दो चीज़ है, और दोनों के लिए ये जो रोड मैप है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ पहले हम रिफॉर्म करेंगे उसके बाद इलेक्शन करेंगे। उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया है। और एक तीसरी पार्टी जो उभर के आई है अभी, जो स्टूडेंट लीडर्स थे, जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के जो भी टॉप लीडर्स थे, नाहिद इस्लाम और अदर्स, उन लोगों ने भी एक अपनी पार्टी बनाई है, वो है एनसीपी, यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी। उनके हिसाब से है कि नहीं, पहले नेशनल इलेक्शन नहीं होना चाहिए, पहले वी शुड होल्ड दिस लोकल इलेक्शंस। और उससे हुआ कि ये जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो और स्ट्रेंथन होगा, उससे डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी मजबूत होगा, ये उनका कहना है। लेकिन बीएनपी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, ये दिस इज जैसे डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि नेशनल इलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड फर्स्ट वी शुड elect a government, and then that under the supervision of that government all these other smaller elections will be taking place। तो लेकिन अगर आप इन तीनों को ही देखें तो इस मुद्दे पर तो कोई ये नहीं है कि भाई इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट। हाँ, टाइमिंग में फ़र्क है, या नेशनल इलेक्शन हो या लोकल इलेक्शन हो, उस सब पे फ़र्क है, लेकिन ऑलमोस्ट इलेक्शन के मुद्दे पे सबों में यूनिनिमिटी है। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो उभर के आया है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में, वो है कि अभी इमीडिएटली रखाइन कॉरिडोर का इशू है, क्योंकि ये यूनुस गवर्नमेंट एक इन प्रिंसिपल इनफैक्ट अपना सपोर्ट दे दिए थे कि एक ह्यूमनिटेरियन कॉरिडोर सेटअप किया जाए, खास करके रोहिंग्या के लिए। ये कॉक्स बाजार से रखाइन स्टेट जो म्यांमार के है उसके बीच में ये हो। लेकिन एक कोई सिंपल डिसीजन नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, ठीक है कि इसमें यूएन ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन यूनुस गवर्नमेंट इस बात को रियलाइज नहीं कर रही है कि ये जो रखाइन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, वंस इट इज सेटअप, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन और व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन बांग्लादेश नेशनल जो सॉवरेनिटी, और इवन किस तरह से बांग्लादेश वहाँ के जो रीजनल पॉलिटिक्स है, इनफैक्ट म्यांमार का जो कहने की सिविल अनरेस्ट
और एथनिक वॉर जो भीतर चल रहा है, उसमें किस तरह से बांग्लादेश विल बी सक्ड इनटू दैट वॉर, इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा। तो इसीलिए बांग्लादेश की आर्मी को अगर आप देखें तो उन्होंने आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा है, ये जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ हैं वकारुजुमा, उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर कहा है जब उनकी मीटिंग मोहम्मद यूनुस के साथ हुई, तो उसमें भी कि भाई वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, और इसीलिए उनके उन्होंने जो यूज किया टर्म वो ब्लडी कॉरिडोर, यानी वी वॉन्ट अलाउ इट टू टेक प्लेस, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई इट विल हैम्पर नेशनल सॉवरेनिटी, और ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है कि अब भाई यहाँ जैसे ही आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर लगा रहे हैं तो इसमें यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और ऑन द अदर हैंड इफ यू सी चाइना इज प्लेइंग ए मेजर रोल इन म्यांमार। तो इस तरह से यूएस और चाइना के जो बिग पावर स्ट्रगल है उसमें समहाउ बांग्लादेश विल बी कॉट, और इस बात के कारण बांग्लादेश आर्मी इसको मैंने कहने की पूरी तरह नकार दिया है, और इसका एक रिएक्शन हुआ कि भाई उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं खलीलुर रहमान, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी वी हैव नॉट गिवन एनी परमिशन, और इट इज़ जस्ट एन आइडिया और ए प्रपोजल बिफोर द गवर्नमेंट। तो उसके बाद उन्होंने अपना इससे बच निकला। उसी तरह एक और भी है मुद्दा जो कि यानी कि जो सबों को खल रहा है कि भाई ये कोई भी अगर नेशनल इश्यूज है और कोई भी जो एरिया है जहाँ काफ़ी क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो दैट शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉट बाय द इंटरिम गवर्नमेंट। जैसे कि ये यूनुस जब चाइना के विजिट पर थे तो उन्होंने कई बड़ा ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। एक तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया भाई सेवन सिस्टर्स इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके बारे में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि दे आर लैंडलॉक्ड एंड बांग्लादेश इज द गार्जियन ऑफ द सी, और उसके ग्राउंड पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया। दूसरी बात कि उन्होंने उसी समय एक लालमोनिरहाट जो एयरबेस है उसको भी रीबिल्ड करने के लिए चाइनीज को ये किया, इनवाइट किया, और वो इस बात को भूल गए कि भाई इसका रिपरकशन इंडिया के साइड तरफ से क्या होगा और इंडिया कैसे इन चीज़ों को रिएक्ट करेगी। और इनफैक्ट अब भाई आप उसके बाद देखें तो इंडिया हैज़ रिएक्टेड नेगेटिवली टू ऑल दिस बांग्लादेशी मूव्स। तो इस तरह से आप अगर देखें कि वो डिसीजन जो भी ले रहे हैं, और उसी क्रम में अगर देखें कि ये जो चट्टोग्राम जो पोर्ट है उसके भी मेंटेनेंस और ऑपरेशन का जो दायित्व है वो एक चाइनीज कंपनी को दे दिया। तो इसलिए भी ये जो भी मेन जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो आर्मी हो या बीएनपी जैसे मेन पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस बात को अपोज कर रही है कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट और इवन अनइलेक्टेड गवर्नमेंट doesn't have the right to take all these critically important decisions. In fact, they should leave it to the new elected government. तो इसीलिए अभी जो बीएनपी की रैली हुई उसमें भी तारिक रहमान उसके जो एक्टिंग चेयरमैन उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया कि यू शुड नॉट टेक all these long-term policy decisions. This will be taken by the future elected government. Whichever government comes after election, they will take the decision, not you. और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लग रहा है कि ये जो माने दे आर क्वेश्चनिंग इनफैक्ट द इंटेंशन ऑफ इस यूनुस रेजिम, क्योंकि जिस तरह से घटना घट रही है उसमें लग रहा है कि यूनुस गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग ए फेयर गेम। वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में निकाला, और उसके बाद एक आप देखें कि बीएनपी का एक मेजर एजेंडा ही हो गया। नाउ दे आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल दिस कंट्रोवर्शियल फेसेस लाइक महफूज आलम और सैयद महमूद, बिकॉज these two are associated with student against discrimination movement, and इसलिए है कि भाई उनकी जो लॉयल्टी है वो एनसीपी की तरफ होती है। उनके सारे जो
बिहेवियरल और इनफैक्ट उनके जो डिसीजंस हैं समहाउ दे फेवर द एनसीपी, क्योंकि ये जो यूनुस रिजीम है इट इज़ नॉट फेयर एंड इट इज़ मोर और लेस हैंड इन ग्लोव विद द स्टूडेंट लीडर्स और कह लें कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल भी है कि भाई यूनुस रिजीम इज़ बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स एनसीपी, क्योंकि अभी अगर देखें कि मोहम्मद यूनुस के रिजीम ने अवामी लीग को बैन कर दिया है, और अगर शुरू से उसका स्टैंड देते तो उसमें था कि नहीं वी आर नॉट गोइंग टू बैन एनी पोलिटिकल पार्टी, इनफैक्ट उनका रहता है कि वी विल फर्स्ट बिल्ड पोलिटिकल कंसेंसस एंड ओनली देन वी कैन बैन। लेकिन जैसे ही एनसीपी वालों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और डिमांड किया कि भाई ये जो अवामी लीग है इसको बैन कर दिया जाए, तो विद इन 48 आवर्स इंटरिम गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो इस तरह से लग रहा है कि देर इज सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टूडेंट लीडर्स एंड द यूनुस regime, और somehow यूनुस regime is favoring और showing favors to the student leaders, और ये जो बीएनपी के लीडर्स हैं उनको साफ दिख रहा है। तो इसीलिए बीएनपी वालों ने एक मूवमेंट करने की वो जारी कर दिया कि मैंने अगर अभी तो यूनुस जब भी जापान से वापस आते हैं तो ये मान के चलें कि वहाँ ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इट विल गो अप फर्दर, क्योंकि अभी भी वो एक तो टारगेट कर रहे हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी को, पॉलिटिकल लीडर्स को कि दे आर बीइंग इम्पेशेंट, और दूसरी बात कि अभी भी वो कोई एक स्पेसिफिक डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, एक टाइमलाइन जो इलेक्शन का होता है वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस अभी भी समहाउ इन्वेंटिंग एक्सक्यूजेस टू डिले द इलेक्शंस। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि आगे के दिनों में ये जो कन्फ्लिक्ट है और इनफैक्ट ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो बढ़ेगा, और देन यूनुस government will come under further pressure from not only from the army side, also from the major political parties like BNP to hold early elections, and then Yunus regime I think will have no choice but to hold early elections. धन्यवाद।